उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। रुख करते हैं खबरों की ओर। राहुल गांधी के गद्दार बयान पर सियासी बवाल, बीजेपी ने किया जोरदार पलटवार। रायबरेली दौरे के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें गद्दार कहा। बहुजन स्वाभिमान सभा में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार संविधान और आरक्षण व्यवस्था को कमजोर कर रही है और देश की आर्थिक व्यवस्था उद्योगपतियों के हाथों में सौंप दी गई है। उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई और युवाओं में बढ़ते डिप्रेशन का मुद्दा भी उठाया। राहुल गांधी के इस बयान पर भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन ने बयान को अमर्यादित और शर्मनाक बताते हुए राहुल गांधी को भारतीय राजनीति का राहु कहा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे देश के जनमत का अपमान बताया और सार्वजनिक माफी की मांग की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और सांसद अनुराग ठाकुर ने भी कांग्रेस पर तीखे आरोप लगाए। अब इस बयान को लेकर देश की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने जारी किया 2026-27 एडमिशन नोटिफिकेशन। समर्थ पोर्टल से होंगे आवेदन। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय यानी एकेटीयू ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए विभिन्न प्रोफेशनल कोर्सों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। विश्वविद्यालय के अनुसार इस बार बीटेक, एमटेक, बीआर्क, बीफार्म, बीबीए, बीसीए, एमबीए और अन्य कोर्सों में दाखिले यूपीटेक काउंसलिंग के माध्यम से होंगे। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रहेगी और अभ्यर्थियों को समर्थ पोर्टल के जरिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। पंजीकरण शुल्क 1000 रुपए तय किया गया है और पोर्टल इसी सप्ताह शुरू होने की संभावना है। एकेटीयू प्रशासन ने बताया कि बीटेक में प्रवेश जेईई मेन 2026 की मेरिट के आधार पर होगा, जबकि बीआर्क में नाटा और जेईई मेन स्कोर को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं बीबीए, बीसीए, बी फार्मा और अन्य कई कोर्सों में दाखिले सीयूईटी यूजी की मेरिट से किए जाएंगे। एमबीए और एमसीए जैसे पीजी कोर्सों के लिए सीयूईटी पीजी स्कोर मान्य रहेगा। मुख्य काउंसलिंग 4 चरणों में आयोजित होगी और इसके बाद स्पेशल काउंसलिंग में खाली सीटों पर अन्य अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। विश्वविद्यालय ने छात्रों को सलाह दी है कि वो नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें और समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी करें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बहुविवाह पर रखा पक्ष, कहा इस्लाम ने 4 शादियां तक ही दी अनुमति। लखनऊ में आयोजित ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में बहुविवाह, शरीयत और मुस्लिम पर्सनल लॉ से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की गई। कार्यशाला में वक्ताओं ने कहा कि दुनिया के कई धर्मों और संस्कृतियों में बहुविवाह की परंपरा रही है, लेकिन इस्लाम ने इसे अधिकतम 4 शादियों तक सीमित कर समाज में संतुलन और न्याय बनाए रखने की कोशिश की है। वक्ताओं का कहना था कि जो कानून मानवता के लिए कष्टदायक हो और प्राकृतिक सिद्धांतों के खिलाफ हो, वो इस्लाम का हिस्सा नहीं हो सकता। कार्यशाला में शरीयत से जुड़े मामलों में अदालतों के कुछ हालिया फैसलों को पक्षपातपूर्ण बताया गया, हालांकि किसी विशेष फैसले का नाम नहीं लिया गया। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि सोशल मीडिया पर इस्लामी शरीयत को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है और सही जानकारी लोगों तक पहुंचाना उलेमाओं की जिम्मेदारी है। वहीं वक्ताओं ने यह भी कहा कि इस्लाम में महिलाओं को भी तलाक का अधिकार प्राप्त है, जिसे खुला कहा जाता है। इस कार्यशाला में देश भर के मुस्लिम बुद्धिजीवियों, कानूनविदों और धार्मिक नेताओं ने हिस्सा लिया और कानूनी जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। एनआरएचएम स्कैम से जुड़े दोहरे सीएमओ हत्याकांड के दोषी की समय पूर्व रिहाई अर्जी खारिज। उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुचर्चित एनआरएचएम घोटाले से जुड़े दोहरे सीएमओ हत्याकांड के दोषी आनंद प्रकाश तिवारी की समय पूर्व रिहाई की अर्जी खारिज कर दी है। गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अपराध की गंभीरता और उसके समाज पर पड़े व्यापक प्रभाव को देखते हुए उसकी रिहाई उचित नहीं मानी गई। आनंद प्रकाश तिवारी फिलहाल आजीवन कारावास की सजा काट रहा है और वो लखनऊ के विकास नगर का निवासी है। तिवारी को वर्ष 2010 में तत्कालीन सीएम डॉक्टर विनोद कुमार आर्य की हत्या और 2011 में उनके उत्तराधिकारी डॉक्टर बीएन सिंह की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था। ये दोनों हत्याकांड उस समय हुए थे जब उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी एनएचआरएम योजना में बड़े भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में भारी हलचल मची हुई थी। बाद में मामले की जांच सीबीआई ने अपने हाथ में ले ली थी। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार आनंद प्रकाश तिवारी 14 साल से अधिक की वास्तविक सजा पूरी कर चुका है और जेल में उसका व्यवहार भी संतोषजनक पाया गया था। जिला प्रशासन और पुलिस की रिपोर्ट में दोबारा अपराध की आशंका भी नहीं जताई गई थी, लेकिन सरकार ने ये मानते हुए कि मामला बेहद गंभीर और समाज को प्रभावित करने वाला है, उसकी समय पूर्व रिहाई की मांग को अस्वीकार कर दिया है।
उत्तर प्रदेश में स्टाम्प शुल्क चोरी पर सख्ती, 5 जून तक चलेगा विशेष जांच अभियान। उत्तर प्रदेश सरकार ने जमीन, फ्लैट और संपत्तियों की रजिस्ट्री में हो रही स्टाम्प शुल्क चोरी पर सख्ती बढ़ा दी है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद प्रदेश भर में 5 जून तक विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा। सरकार को आशंका है कि कई मामलों में संपत्तियों की कीमत कम दिखाकर या बिना पंजीकरण वाले एग्रीमेंट के जरिए करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान पहुंचाया गया है। महानिरीक्षक निबंधन नेहा शर्मा ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विकास प्राधिकरणों में हुए एग्रीमेंट, पट्टों और अपंजीकृत दस्तावेजों की गहन जांच की जाए। जांच में ये देखा जाएगा कि जिन दस्तावेजों के आधार पर नामांतरण हुआ है उनका पंजीकरण अनिवार्य था या नहीं और संबंधित संपत्ति पर सही स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क जमा किया गया या नहीं। इस अभियान के दौरान पट्टा, किरायानामा और संपत्ति हस्तांतरण से जुड़े दस्तावेज भी जांच के दायरे में रहेंगे। सरकार ई स्टाम्प के दुरुपयोग को भी गंभीरता से ले रही है और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इस्तेमाल किए गए ई स्टाम्प नियमानुसार संबंधित कार्यालयों में लॉक कराए गए थे या नहीं। सरकार का मकसद राजस्व चोरी रोकना और संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना है। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए आयोग गठित, राम अतौर सिंह बने अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश सरकार ने आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश राम अतौर सिंह को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। 5 सदस्यीय इस आयोग का कार्यकाल 6 महीने का होगा और ये पंचायतों में ओबीसी आरक्षण की वर्तमान स्थिति, सामाजिक प्रभाव और जरूरतों का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। आयोग में सेवानिवृत्त न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारियों को भी सदस्य बनाया गया है। सरकार के अनुसार आयोग पंचायत स्तर पर पिछड़े वर्ग की सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक भागीदारी का आकलन करेगा और उसी आधार पर आरक्षण की सीमा और स्वरूप तय करने की सिफारिश करेगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित ट्रिपल टेस्ट व्यवस्था के तहत स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के तहत स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए ऐसे आयोग का गठन जरूरी माना गया है। गौरतलब है कि वर्ष 2023 में नगर निकाय चुनाव के दौरान भी राम अतौर सिंह की अध्यक्षता में इसी तरह का आयोग बनाया गया था, जिसके रिपोर्ट के आधार पर ओबीसी आरक्षण लागू किया गया था। अब पंचायत चुनाव से पहले सरकार ने एक बार फिर उन्हें ये अहम जिम्मेदारी सौंपी है। उत्तर प्रदेश में 7वें साल भी नहीं बढ़ेगी बिजली दरें, स्मार्ट मीटर का खर्च भी उपभोक्ताओं पर नहीं। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। प्रदेश में लगातार 7वें साल बिजली दरें बढ़ने की संभावना नहीं है और स्मार्ट मीटर का अतिरिक्त खर्च भी आम उपभोक्ताओं पर नहीं डाला जाएगा। विद्युत नियामक आयोग की बैठक में उपभोक्ता परिषद ने दावा किया कि बिजली कंपनियों के पास करीब 51,000 करोड़ रुपए का सरप्लस मौजूद है। ऐसे में बिजली दरें बढ़ाने के बजाय उन्हें घटाने पर विचार होना चाहिए। बैठक में परिषद अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने बिजली कंपनियों पर वित्तीय घाटा दिखाकर दरें बढ़ाने की साजिश का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यदि सरप्लस राशि को समायोजित किया जाए तो बिजली दरों में बड़ी कमी संभव है। साथ ही उन्होंने प्रदेश भर में 24 घंटे बिजली आपूर्ति लागू करने और रोस्टर व्यवस्था खत्म करने की मांग भी उठाई। स्मार्ट प्रीपेड मीटर योजना को लेकर भी बैठक में तीखी बहस हुई। परिषद ने कहा कि केंद्र सरकार पहले स्पष्ट कर चुकी है कि स्मार्ट मीटर योजना मुफ्त होगी, इसलिए इसका हजारों करोड़ रुपए का बोझ उपभोक्ताओं पर डालना गलत है। वहीं नोएडा में मिलने वाले 10% बिजली रिबेट खत्म करने के प्रस्ताव का भी विरोध किया गया। अब माना जा रहा है कि जून के दूसरे सप्ताह तक नया टैरिफ आदेश जारी हो सकता है, लेकिन फिलहाल उपभोक्ताओं को बिजली महंगी होने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा को मिलेगी मजबूती, योगी सरकार ने 180 करोड़ रुपए बजट को दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश सरकार ने बढ़ते सड़क हादसों को रोकने और ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य सड़क सुरक्षा कोष में 180 करोड़ रुपए जमा करने की मंजूरी दी गई है। सरकार का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और लोगों की सुरक्षा को और मजबूत करना है। इस बजट का इस्तेमाल सड़क सुरक्षा से जुड़े कई अहम कार्यों पर किया जाएगा। दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट्स को सुधारने, सड़कों पर नए संकेतक और सुरक्षा उपकरण लगाने, ट्रैफिक प्रबंधन को आधुनिक बनाने और लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाए जाएंगे। खासतौर पर स्कूलों और कॉलेजों में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि युवाओं को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया जा सके। सरकार का मानना है कि बेहतर सड़क व्यवस्था और जागरूकता से दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। योगी सरकार लगातार सड़क सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठा रही है और इसी दिशा में ये नया बजट एक अहम पहल माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक कल्याण घोटाले की गायब फाइलें, अफसर की अलमारी से बरामद, अधिकारी निलंबित। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान मेरठ और बागपत में हुए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के कथित घोटाले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। छात्रवृत्ति हमारी बेटी, उसका कल योजना और वक्फ संपत्तियों से जुड़े जिन महत्वपूर्ण दस्तावेजों को लंबे समय से गायब बताया जा रहा था, वो मेरठ के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय की अलमारियों से बरामद हुए हैं। जांच में सामने आया कि करोड़ों रुपए की वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े रिकॉर्ड जानबूझकर छिपाए गए थे ताकि
आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन यानी EOW की जांच प्रभावित हो सके। सरकार ने मामले को गंभीर मानते हुए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी रुहेल आजम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जांच में करीब 10 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति अनियमितता, अपात्र लोगों को योजनाओं का लाभ देने और वक्फ संपत्तियों में गड़बड़ी जैसे आरोप सामने आए हैं। शासन के निर्देश पर हुई मजिस्ट्रेट जांच में बड़ी मात्रा में फाइलें, कैश बुक, लाभार्थी सूची और वित्तीय रिकॉर्ड बरामद किए गए। जांच अधिकारियों ने सभी दस्तावेज सुरक्षित कर लखनऊ भेज दिए हैं। सरकार का कहना है कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को किसी भी स्तर पर संरक्षण नहीं दिया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में ज्ञान भारत मिशन के तहत मंदिरों और पुस्तकालयों के दुर्लभ पुंडलिपियों के संरक्षण के निर्देश। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव SP गोयल ने ज्ञान भारत मिशन के तहत राज्य में मौजूद मठों, मंदिरों, शैक्षणिक संस्थानों और पुस्तकालयों में संरक्षित दुर्लभ पुंडलिपियों के संरक्षण और डिजिटलीकरण को तेज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर कहा कि इन पांडुलिपियों को स्कैन करके एक पोर्टल पर अपलोड किया जाए ताकि देश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को सुरक्षित रखा जा सके। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की समीक्षा करते हुए लंबित मामलों को जल्द निपटाने और प्रेरणा पोर्टल पर आवश्यक प्रविष्टियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कई जिलों में खसरावार मूल्यांकन और पुनरीक्षण कार्यों में देरी पर नाराजगी जताई और इसे समय पर पूरा करने को कहा। बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि स्टाम्प वादों का तेजी से निस्तारण किया जाए और जिन जिलों में उप निबंधक कार्यालयों के लिए भूमि आवंटन लंबित है वहां जल्द जमीन चिन्हित कर उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा फॉर्मर रजिस्ट्री को 100% पूरा करने पर भी जोर दिया गया। सरकार का लक्ष्य प्रशासनिक सुधारों के साथ साथ सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण को भी मजबूत करना है। मायावती 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बसपा संगठन को करेंगी मजबूत। 24 मई को अहम बैठक। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों को तेज करने में जुट गई हैं। हाल ही में दिल्ली से लौटने के बाद उन्होंने कई नेताओं से मुलाकात कर संगठन का फीडबैक लिया है और अब 24 मई को एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाने जा रही हैं। इस बैठक में प्रदेश और जिला स्तर के पदाधिकारी शामिल होंगे, जहां पार्टी संगठन की मौजूदा स्थिति और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। सूत्रों के अनुसार मायावती इस बैठक में बूथ कमेटियों के संगठन, गठन, विस्तार, जनसंपर्क अभियान और संभावित प्रत्याशियों के चयन की प्रगति की समीक्षा करेंगी। इसके साथ ही कुछ मंडल प्रभारियों और पदाधिकारियों में बदलाव की संभावना भी जताई जा रही है। बसपा इस बार सोशल इंजीनियरिंग के जरिए अपने आधार वोट के साथ साथ अन्य दलित, पिछड़े वर्ग और सवर्ण समाज, खासकर ब्राह्मण मतदाताओं को जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। लगातार कमजोर प्रदर्शन के बाद पार्टी संगठन को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर पकड़ बढ़ाने पर जोर दे रही है ताकि 2027 चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया जा सके। मनोज पांडे ने दी सख्त चेतावनी। यूपी में गेहूं खरीद में लापरवाही पर होगी कठोर कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं रसद मंत्री मनोज पांडे ने गेहूं खरीद व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। लखनऊ में हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी क्रय केंद्रों पर पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए और किसानों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। उन्होंने कहा कि 48 घंटे के अंदर सभी केंद्रों पर उपकरण, बोरों और स्टोरेज की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, वरना जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई तय है। मंत्री ने यह भी निर्देश दिया है कि लक्ष्य के अनुसार 100% गेहूं खरीद सुनिश्चित की जाए और राशन वितरण प्रणाली में किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला पूर्ति अधिकारियों को फील्ड में जाकर कोटी की दुकानों का नियमित निरीक्षण करने और घटतौली जैसी शिकायतों को रोकने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही गैस एजेंसियों द्वारा डोर टू डोर LPG आपूर्ति की व्यवस्था को भी बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है। बैठक में बस्ती मंडल के एक कार्यालय में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तस्वीर न होने पर भी मंत्री की नाराजगी जताई और तत्काल तस्वीर लगाने के निर्देश दिए गए। सरकार ने साफ कहा कि किसानों और उपभोक्ताओं के सुधार में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर की रिसर्च में खुलासा, मेडिटेशन से दिमाग ज्यादा शांत और एकाग्र होता है। IIT कानपुर के एक नए शोध में पाया गया कि खेलकूद की तुलना में मेडिटेशन यानी ध्यान मस्तिष्क को ज्यादा शांत, संतुलित और एकाग्र बनाता है। यह अध्ययन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर तुषार संधान की देखरेख में किया गया, जिसमें कुल 85 लोगों को 3 समूहों में बांटा गया। मेडिटेशन करने वाले, खेलकूद में सक्रिय युवा और वो लोग जिन्होंने कई विशेष गतिविधि नहीं की। रिसर्च में EEG सिग्नल्स के जरिए मस्तिष्क की गतिविधियों का विश्लेषण किया गया, जिसमें पाया गया कि नियमित ध्यान करने वालों के दिमाग में अल्फा वेव्स ज्यादा सक्रिय रहती हैं। ये वेव्स मानसिक शांति, बेहतर फोकस और सही निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाती हैं। अध्ययन के अनुसार खेलकूद से तनाव में लगभग 15 से 30% तक कमी देखी गई, जबकि मेडिटेशन करने वालों में ये असर 20 से 40% तक पाया गया। शोध में यह भी सामने आया कि मेडिटेशन करने वाले लोग सामान्य जीवन में भी शांत, संतुलित और बेहतर निर्णय लेने वाले होते हैं। टीम अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक उपकरणों की मदद से एक ऐसा मॉडल विकसित कर रही है जो व्यक्ति के तनाव और मानसिक स्थिति को और सटीक तरीके से माप सके।
कानपुर में वेतन वृद्धि और काम के घंटे तय करने की मांग पर फैक्ट्री में हंगामा, पुलिस ने कराया मामला शांत। कानपुर के सचिंडी इलाके में बिस्किट और अन्य फैक्ट्री में वेतन वृद्धि और काम के घंटे तय करने की मांग को लेकर कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। कई फैक्ट्रियों में पुरुष और महिला कर्मचारियों ने काम का बहिष्कार कर धरना दिया, जिससे औद्योगिक क्षेत्र में कुछ समय के लिए तनाव की स्थिति बन गई। ये विवाद लगातार दूसरे दिन सामने आया, जब अलग अलग फैक्ट्रियों जैसे भगवती फूड्स के प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड, श्री अंबाजी फूड्स और माधव फूड्स में कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध शुरू कर दिया। कर्मचारियों की मुख्य मांग थी कि उन्हें बेहतर वेतन दिया जाए और काम के घंटे निर्धारित किए जाए ताकि शोषण रोका जा सके। सूचना मिलने पर पुलिस और श्रम विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और कर्मचारियों से बातचीत की। सहायक श्रमायुक्त ने आश्वासन दिया कि सरकार द्वारा निर्धारित वेतन दिलाने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी। करीब 3 घंटे की बातचीत के बाद कर्मचारियों को समझा बुझाकर काम पर वापस लौटाया गया और स्थिति सामान्य हो गई। कानपुर में फर्जी डिग्री और अवार्ड गिरोह का भंडाफोड़, विदेशी कनेक्शन की जांच तेज। कानपुर पुलिस ने फर्जी मार्कशीट और डिग्री बनाने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसके तार विदेशों तक जुड़े होने का खुलासा हुआ है। किदवई नगर पुलिस की जांच में सामने आया कि ये गिरोह नकली संस्थानों के नाम पर लोगों को डॉक्टरेट और मानद उपाधियां देकर खुद की अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाने की कोशिश कर रहा था। गिरोह के सरगना हैदराबाद निवासी मनीष कुमार और उसके सहयोगियों ने दावा किया कि उन्होंने अपनी कथित ग्लोबल ह्यूमन पीस यूनिवर्सिटी के जरिए कंबोडिया के एक पूर्व राजनयिक को भी मानद उपाधि दी थी। इसके अलावा खुद सरगना को भी इसी संस्था से डायरेक्टरेट की उपाधि दी गई थी। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि ये गिरोह अब तक मुंबई, गोवा और बेंगलुरु में कई अवार्ड शो आयोजित कर चुका है, जिनमें लोगों को मेडल और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जाता था ताकि उनकी गतिविधियों को वैधता मिल सके। आरोप है कि गिरोह दुबई में एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड शो की तैयारी कर रहा था, लेकिन फंडिंग और स्पॉन्सर न मिलने के कारण कार्यक्रम रुक गया। पुलिस अब गिरोह के विदेशी संपर्कों, वित्तीय लेनदेन और जिन लोगों को सम्मानित किया गया था उनकी भूमिका भी जांच कर रही है। मेरठ की पायलट अनुपम चौधरी ने टिहरी में खराब मौसम के बीच हेलीकॉप्टर की सुरक्षित लैंडिंग कर 6 लोगों की जान बचाई। मेरठ की पायलट अनुपम चौधरी ने उत्तराखंड के टिहरी में खराब मौसम के दौरान अपने सूझबूझ और अनुभव से बड़ा हादसा टाल दिया। एक हेलीकॉप्टर, इसमें 6 लोग सवार थे, अचानक तेज हवाओं और खराब मौसम में फंस गया और तेजी से नीचे जाने लगा। ऐसे में स्थिति बेहद गंभीर हो गई, लेकिन पायलट ने धैर्य बनाए रखते हुए नियंत्रण संभाला और सुरक्षित लैंडिंग का निर्णय लिया। अनुपम चौधरी ने बताया कि उनके 15 साल के भारतीय वायुसेना के अनुभव ने इस मुश्किल समय में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने खराब मौसम और तेज हवाओं के बीच हेलीकॉप्टर को नियंत्रित करते हुए एक खाली खेत में सुरक्षित लैंडिंग कराने की कोशिश की ताकि यात्रियों की जान बचाई जा सके। हालांकि लैंडिंग के दौरान बिजली की लाइन से हल्का संपर्क हुआ, लेकिन बड़ा हादसा टल गया और सभी 6 यात्री सुरक्षित रहे। अनुपम पिछले 2.5 साल से ट्रांस भारत एविएशन कंपनी में पायलट के रूप में काम कर रही हैं। घटना के बाद उन्होंने कहा कि इस अनुभव ने उनका आत्मविश्वास और बढ़ा दिया। उनके साहस और निर्णय क्षमता की हर तरफ सराहना हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी की रील से मेलोडी टॉफी की बिक्री में उछाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक सोशल मीडिया रील के बाद मेलोडी टॉफी अचानक चर्चा में आ गई है और इसकी बिक्री में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को उपहार के तौर पर पार्ले की मेलोडी टॉफी भेंट की थी, जिसकी रील वायरल होने के बाद बाजार में इसका असर दिखने लगा। मेरठ समेत कई शहरों में डिस्ट्रीब्यूटर्स के अनुसार पिछले 2 दिनों में टॉफी की मांग सामान्य से करीब 20 से 25% तक बढ़ गई है। दुकानों पर ग्राहक विशेष रूप से इस ट्रॉफी के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। स्टॉक तेजी से खत्म हो रहा है। सोशल मीडिया पर भी मेलोडी मूवमेंट ट्रेंड कर रहा है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि ये बढ़ोतरी फिलहाल ट्रेंड ड्रिवन है और इसे लंबे समय तक अस्थायी नहीं रख सकती। वहीं इसी नाम के सहयोग से पार्ले इंडस्ट्रीज के शेयर में भी अस्थायी बढ़त देखी गई, जबकि इसका पार्ले फूड प्रोडक्ट से कोई संबंध ही नहीं है। कुल मिलाकर एक वायरल रील ने आम टॉफी को अचानक बाजार में चर्चित ब्रांड बना दिया है। चंबल इको सेंसिटिव जोन में अवैध खनन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त पुनर्वास और सख्त कार्रवाई के निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में हो रहे अवैध खनन को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि इको सेंसिटिव जोन में रह रहे लोगों का पुनर्वास राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिजर्व की तर्ज पर किया जाए ताकि वन्य जीवों और इंसानी बस्तियों के बीच टकराव कम हो सके। साथ ही कोर्ट ने अवैध खनन में शामिल वाहनों को केवल जुर्माना लगाकर छोड़ने के बजाय सीधे जब्त करने के आदेश दिए हैं। सुनवाई के दौरान यह भी कहा गया है कि चंबल क्षेत्र में घड़ियाल, डॉल्फिन, मगरमच्छ और कछुओं जैसे दुर्लभ जीवों के अस्तित्व पर खतरा बढ़ रहा है, इसलिए निगरानी और सख्त की जाए। कोर्ट ने राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार को वन रक्षकों के खाली पद तुरंत भरने और खनन रोकने के लिए नाकों पर निगरानी मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने कोर्ट में अब तक उठाए गए कदमों और आगे की कार्य योजना भी पेश की। अगली सुनवाई 26 मई को होगी, जिसमें इस मुद्दे पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
सीसीटीवी फुटेज मामले में महोबा पुलिस पर हाईकोर्ट सख्त एसपी सहित अधिकारियों को तलब। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक हत्या मामले की सुनवाई के दौरान महोबा पुलिस प्रशासन पर सख्त रुख अपनाते हुए पुलिस अधीक्षक कोतवाल और महिला थाना प्रभारी को सीसीटीवी फुटेज के साथ व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। न्यायालय ने यह आदेश आरोपी की जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान दिया, जिसमें अवैध हिरासत और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के उल्लंघन के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मामले में आरोप है कि अभियुक्त को 25 फरवरी से 1 मार्च 2026 के बीच बिना सही रिकॉर्ड के हिरासत में रखा गया और बाद में गिरफ्तारी दिखाई गई। बचाव पक्ष ने भी दावा किया कि इस दौरान आरोपी और उसके बेटे को प्रताड़ित किया गया, जबकि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने से इनकार किया। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के निर्देशों के अनुसार हर थाने में सीसीटीवी की निगरानी और रिकॉर्डिंग अनिवार्य है और मांगने पर फुटेज देना पुलिस की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने इस मामले में फुटेज को महत्वपूर्ण सबूत मानते हुए अधिकारियों को 25 फरवरी से 16 मार्च 2026 तक की रिकॉर्डिंग के साथ पेश होने का आदेश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 मई को होगी, जिसमें पुलिस की भूमिका और सीसीटीवी फुटेज की उपलब्धता पर स्थिति स्पष्ट की जाएगी। यूपीपीएससी प्रवक्ता भर्ती 2021 1 जून से साक्षात्कार शुरू, आयोग ने जारी किया पूरा कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीपीएससी ने प्रावधिक शिक्षा विभाग की प्रवक्ता भर्ती 2021 के लिए साक्षात्कार का कार्यक्रम जारी कर दिया है। आयोग के अनुसार इंटरव्यू 1 जून से 2 सत्रों में आयोजित किए जाएंगे। पहला सत्र सुबह 9 बजे, दूसरा सत्र दोपहर 1 बजे से होगा। अभ्यर्थियों को उनके विषय और अनुक्रमांक के आधार पर अलग अलग स्लॉट में बुलाया जाएगा। इस प्रक्रिया में इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंटीरियर डिजाइन, फुटवेयर टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जैसे विषय शामिल हैं। अलग अलग रेंज के अनुक्रमांक वाले अभ्यर्थियों को निर्धारित समय पर उपस्थित होना होगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थी अपने साक्षात्कार पत्र यूपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये भर्ती प्रक्रिया लंबे समय से लंबित थी और अब इंटरव्यू चरण शुरू होने से चयन प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। कुल मिलाकर 1 जून से शुरू होने वाले इन साक्षात्कारों के साथ प्रवक्ता भर्ती 2021 का अंतिम चरण तेज हो गया है, जिससे हजारों अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी की दिशा में महत्वपूर्ण अवसर मिलेगा। अलीगढ़ में झूठी शान के लिए पिता ने बेटी की हत्या, मां की शिकायत पर खुला मामला। अलीगढ़ के खैर कोतवाली क्षेत्र के गांव जरारा में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां कथित झूठी शान के चलते एक पिता ने अपनी 19 वर्षीय बेटी की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पिता पूरन सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार बेटी अपने प्रेम संबंध को लेकर शादी की जिद पर अड़ी थी, जिससे घर में लगातार विवाद बढ़ता गया। विवाद के दौरान उसने तेजाब पी लिया, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। आरोप है कि इलाज कराने के बजाय पिता ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव को एक खेत में ले जाकर गड्ढा खोदकर दफना दिया गया और अगले दिन घर लौटकर बेटी की गुमशुदगी की झूठी कहानी बनाई गई। मामला तब खुला जब मां राजकुमारी ने हिम्मत दिखाते हुए पुलिस को पूरी जानकारी दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। बाद में खेत से शव बरामद किया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी ने सामाजिक बदनामी के डर से ये कदम उठाया था। फिलहाल आरोपी जेल में है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। अंतर्राज्यीय पशु तस्करी गिरोह का भंडाफोड़, गोरखपुर और बिहार से 6 तस्कर गिरफ्तार। बिहार पुलिस ने यूपी बिहार सीमा पर सक्रिय अंतर्राज्यीय पशु तस्करी गिरोह का बड़ा खुलासा करते हुए गोरखपुर और बिहार के विभिन्न इलाकों से कुल 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की इस कार्रवाई में 5 मवेशी, 1 पिकअप वाहन, 2 स्कॉर्पियो और 6 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। ये गिरोह लंबे समय से संगठित तरीके से मवेशियों की तस्करी कर रहा था और नेटवर्क यूपी से बिहार होते हुए सिवान तक फैला हुआ था। शुरुआती कार्रवाई में श्रीपुर थाना क्षेत्र के मिश्र बतराहा चार मुहानी से पिकअप वाहन में लदे 5 मवेशी बरामद किए गए थे, जिसके बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा था। इनमें लाइनर खुर्शीद आलम के साथ गोरखपुर के 2 अन्य आरोपी शामिल थे। इसके बाद तकनीकी जांच और पूछताछ के आधार पर पुलिस ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर 3 और तस्करों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वो पिकअप और अन्य वाहनों के जरिए मवेशियों को गोरखपुर से बिहार सीमा और आगे तक पहुंचाते थे, जिसमें पूरा संगठित नेटवर्क काम करता था। पुलिस अब इस पूरे गिरोह के अन्य सदस्यों और वित्तीय कनेक्शन की जांच कर रही है। गोरखपुर में न्यायालय में नौकरी के नाम पर युवक से 10 लाख की ठगी, फर्जी नियुक्ति पत्र देकर दिया धोखा। गोरखपुर के पीपीगंज क्षेत्र में एक बेरोजगार युवक से न्यायालय में नौकरी दिलाने के नाम पर 10 लाख रुपए की बड़ी ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि जालसाज ने खुद को सरकारी नौकरी लगवाने वाला बताकर पीड़ित से दिसंबर 2023 से 2024 के बीच बैंक ट्रांसफर और नकद के जरिए कुल करीब 10 लाख रुपए ले लिए। इसके बदले उसे फर्जी नियुक्ति पत्र और आई कार्ड भी दिया गया और प्रयागराज की हाईकोर्ट व अन्य स्थानों पर प्रशिक्षण के नाम पर करीब 3 महीने तक भ्रमित किया गया। बाद में जब युवक को 3 दिन काम करने के बाद बताया गया कि नियुक्ति पत्र फर्जी है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रुपए वापस मांगने पर आरोपी ने पहले टाल मटोल की और फिर धमकी देने लगा। पीड़ित की तहरीर पर पीपीगंज थाना पुलिस ने कुशीनगर निवासी संतोष कुमार गौतम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब आरोपी की तलाश कर रही है और पूरे मामले में साक्ष्यों के आधार पर आगे कार्रवाई की जा रही है।
गोरखपुर में अब डिवाइडरों पर दिखेंगी योग मुद्राएं और वाद्य यंत्र, सड़कों को मिलेगा थीमेटिक लुक, सीएम योगी ने दी हरी झंडी। गोरखपुर में शहर की सड़कों और डिवाइडरों को अब सिर्फ हरियाली तक सीमित न रखते हुए उन्हें सांस्कृतिक और कलात्मक पहचान देने की योजना शुरू की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हरी झंडी के बाद नगर निगम ने फैसला किया है कि प्रमुख मार्गों के डिवाइडरों पर योग मुद्राओं, वाद्य यंत्रों, आध्यात्म और भारतीय जीवन शैली से जुड़ी थीम आधारित प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। ये परियोजना पीपीपी मॉडल पर लागू होगी और लगभग 1 महीने में काम शुरू होने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य शहर को आधुनिक विकास के साथ साथ सांस्कृतिक पहचान देना और गोरखपुर की एक आकर्षक छवि तैयार करना है। पहले चरण में पैडलेगंज से नौका विहार मार्ग पर वाद्य यंत्रों की थीम, असुरन से गुलरिहा तक योग और आध्यात्म थीम, यातायात तिराहा से बरगदवा तक आध्यात्मिक प्रतिमाएं और देवरिया बाईपास मार्ग पर एनिमल थीम विकसित की जाएगी। परियोजना के तहत डिवाइडरों के आसपास बड़े पैमाने पर फूलों के पौधे भी लगाए जाएंगे और चयनित संस्था द्वारा 30 वर्षों तक इसका रखरखाव किया जाएगा। इस पहल से गोरखपुर की प्रवेश मार्ग और प्रमुख सड़कें अब कला, संस्कृति और आधुनिकता का मिश्रण बनकर पर्यटकों और नागरिकों के लिए एक नया आकर्षण केंद्र बनेंगी। नोएडा में हीट वेव का रेड अलर्ट, 44 डिग्री पहुंचा तापमान, भीषण गर्मी से लोग बेहाल। नोएडा में भीषण गर्मी ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया और तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया है और चेतावनी दी है कि पारा 45 डिग्री तक जा सकता है। दिन में तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोग सुबह 10 बजे के बाद घरों से निकलने से बच रहे हैं, जबकि शाम को ही कुछ राहत मिल रही है। रात का तापमान भी ज्यादा नहीं गिर रहा, जिससे रात भी गर्म बनी हुई है। गर्मी के साथ साथ वायु गुणवत्ता भी प्रभावित हुई है। नोएडा का EQ 167 और ग्रेटर नोएडा का 246 दर्ज किया गया है, जिससे लोगों को सांस लेने में परेशानी और असुविधा बढ़ रही है। लगातार बढ़ती गर्मी के कारण कूलर और AC की बिक्री में भी तेजी देखी जा रही है। दुकानदारों के अनुसार मई की भीषण गर्मी ने बाजार में मांग बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने संकेत दिया है कि 25 मई से नौपता शुरू होने के बाद गर्मी और बढ़ सकती है, जिससे आने वाले दिनों में हालात और कठिन हो सकते हैं।